नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लाइफ सक्सेस में। जैसा कि हम पॉलिटी पढ़ रहे थे, आपने थंबनेल में भी देखा होगा। पॉलिटी में हम हिस्ट्री का बैकग्राउंड पढ़ रहे हैं। तो कल हमने कंपनी का शासन पढ़ा, साथ ही कुछ ताज का शासन भी देखा, जिसमें हम पहुंच गए थे 1861 का भारत शासन अधिनियम। तो चलिए शुरुआत करते हैं उससे आगे की। 1861 का भारत शासन अधिनियम हम कल पढ़ चुके हैं। हमने देखा था कि लॉर्ड कैनिंग के द्वारा जो है विभागीय प्रणाली, मतलब जिसे पोर्टफोलियो सिस्टम कहते हैं, उसकी शुरुआत की जाती है। और इसमें भारत में जो है मंत्रिमंडल की नींव पड़ती है यहाँ से, ठीक है। और गवर्नर जनरल का जो अध्यादेश जारी करने का अधिकार था वो उसे प्राप्त हो जाता है। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट आता है हमारा भारत परिषद अधिनियम 1892। तो इसमें क्या होता है, केंद्रीय व्यवस्थापिका में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या में वृद्धि हो जाती है। आपने अभी देखा, पीछे गैर सरकारी सदस्य देखे, ठीक, कितने 16 गैर सरकारी सदस्य थे, और यहाँ पे और उनकी बढ़ोतरी हो जाती है, ठीक। तो गैर सरकारी सदस्यों में वृद्धि हो गई, मतलब भारतीयों को और ज़्यादा शामिल कर लिया गया। नेक्स्ट, निर्वाचन पद्धति को प्रारंभ किया गया। देखो यहाँ से शुरुआत होती है आपकी वोटिंग की, जिसे जहाँ से हम अपना मत देना शुरू करते हैं। तो यहाँ से शुरुआत हुई, देखो 1892 से वोटिंग की। यहाँ से हम अपना चुनाव लड़ सकते थे, वोट दे सकते थे। यहाँ से हमारी शुरुआत होती है। सबसे पहले जो आयु थी इसकी, कितनी आयु थी, यह आपको कमेंट में बताना है। और जो वर्तमान में आयु है वो है 18 वर्ष, बालिग होने के लिए या फिर वोट देने के लिए, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, कोई भी हो, सभी के लिए 18 वर्ष है, ठीक। नेक्स्ट, प्रांतीय परिषदों में गैर सरकारी सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होने लगे। प्रांतीय परिषद क्या, जैसे जगह जगह पर जो है प्रांत थे, मतलब कह सकते हैं हम, जैसे आज के टाइम में ग्राम पंचायत है, ठीक, नगर पंचायत है, उस या फिर राज्य हैं। राज्यों के ऊपर कौन है, केंद्र सरकार। लेकिन पहले क्या होते थे, राज्य नहीं होते थे, प्रांत होते थे। उत्तर प्रांत, पश्चिमी प्रांत, ठीक, दक्षिण प्रांत, इस तरीके से। तो वहाँ पर भी गैर सरकारी सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होने लगे। अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप कौन सा होता है, ठीक। प्रत्यक्ष रूप से किसका चुनाव होता है और अप्रत्यक्ष रूप से किसका चुनाव होता है, यह आप मुझे कमेंट में बताएंगे। ऑप्शन है आपके लिए राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल। इसमें 2 आपके प्रत्यक्ष रूप से हैं और 2 अप्रत्यक्ष रूप से। तो आपको बताना है कौन कौन से प्रत्यक्ष रूप से हैं और कौन कौन अप्रत्यक्ष रूप से हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय विधायिका के सदस्यों को बजट पर बहस करने तथा प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया, ठीक। प्रश्न पूछने का अधिकार तक यहाँ पर हमें मिल गया। जैसे बजट सत्र पहले से ही पेश होता था, बजट में जो हमें प्रश्न पूछ सकते थे कि ये क्यों हुआ, किंतु मतदान करने या पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था। देखो यहाँ पे भी कितनी हमारे साथ लापरवाही की गई पहले, कि प्रश्न तो हम पूछ सकते हैं लेकिन पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते, ठीक। यहाँ पर ये पूछने लिख गया है, गलती से पूछने होगा ये, ठीक। तो मतदान कर सकते थे हम, लेकिन पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते। मतदान भी नहीं कर सकते थे और पूरक प्रश्न भी नहीं पूछ सकते थे। अब पूरक प्रश्न क्या होता है, देखो कोई बहस चल रही है जैसे, ठीक,
उस पर हम प्रश्न पूछ सकते हैं, लेकिन प्रश्न के अंदर हमें कोई शंका है फिर हम उसे नहीं पूछ सकते। ये होता था पूरक प्रश्न, ठीक। और प्रश्न डायरेक्ट पूछने वाला होता है। और यहाँ पर हम मतदान भी नहीं कर सकते थे बजट में कि कमी है या नहीं है, बस अप्रत्यक्ष रूप से हम शामिल हो सकते थे, ठीक। चलिए चलते हैं आगे। उसके बाद आता आपका भारत परिषद अधिनियम 1909। इसे आप अच्छी तरह जानते होंगे और ये एक बार नहीं हजारों बार एग्जाम में भी पूछा गया है। मार्ले मिंटो सुधार के नाम से इसे जाना जाता है कि मार्ले मिंटो सुधार कब हुआ, 1909 में। ये किसी भी परीक्षा में ले लो। ये आपका यूपी की बात करें तो यूपी में लोअर पीसीएस के एग्जाम में भी आया था, आईएएस 2015 में भी आया था और 2017 में भी आया था, 2018 में भी आया था, ठीक। बस वहाँ पर डायरेक्ट नहीं पूछता है, वहाँ पर एक कथन के रूप में पूछता है, तो इन पॉइंटों को हमें ध्यान रखना होता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे आगे है केंद्रीय विधान परिषदों में सदस्यों की संख्या 16 से 60 कर दी गई। देखिए अभी मैंने बताया था ना कि पहले सदस्यों की संख्या कितनी थी, 16। अब यहाँ पर कितनी हो गई, 60, ठीक। 16 से बढ़ाकर 60 कर दी गई। फिर नेक्स्ट, इस अधिनियम द्वारा भारत में प्रादेशिक चुनाव हेतु सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को अपनाया गया। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व अपनानी प्रणाली मतलब एक तरह से कि किसी एक व्यक्ति को प्रादेशिक चुनाव जब होते थे, यहाँ पर एक अधिनियम पारित कर दिया, उस पर भी इन्होंने कितनी जांच की गई, कितना हमें प्रताड़ित किया गया। आप इन अधिनियमों के द्वारा ही अंदाज़ा लगा सकते हैं, ठीक। एक तरीके से ये जो नीति थी इनकी, कैसी नीति थी, फूट डालो राज करो वाली नीति। इनमें फूट डालो और राज करो, इस नीति से ये जी रहे थे अंग्रेज लोग, हमारे यहाँ पर ब्रिटेन के लोग। और वही इन्होंने काम किया, फूट डाली और राज किया, फूट डाली और राज किया। उसके बाद सदस्यों को बजट पर बहस करने, लोकहित के विषयों पर चर्चा करने तथा अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। अब यहाँ पर हमें जो पहले अधिकार नहीं मिले थे वो अधिकार हमें यहाँ पर प्राप्त हो जाते हैं। हम पूरक प्रश्न भी पूछ सकते हैं, अनुपूरक प्रश्न भी पूछ सकते हैं, ठीक। उसके बाद वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में एसपी सिन्हा को विधि सदस्य के रूप में शामिल किया गया। देखिए ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने इसे बोल्ड भी किया हुआ है, ठीक। वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में सबसे पहले कौन भारतीय शामिल हुआ था, विधि सदस्य के रूप में कौन पहला सदस्य शामिल हुआ था। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक। तो स्टार लगा लो इस पे, इसको नोट कर लेना, अच्छे से रट लेना, याद कर लेना, लिख लेना, ठीक। तो एसपी सिन्हा कौन थे, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में विधि सदस्य के रूप में शामिल थे, ठीक है। चलो चलते हैं नेक्स्ट आगे। फिर आता है हमारा भारतीय शासन अधिनियम 1919, ठीक। अब इसका कुछ उद्देश्य थे। भारत में क्रमिक रूप से उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना, ये इनका उद्देश्य था कि जो किसी न कि जो सभी के लिए उत्तरदायी हो। यहाँ से इनकी नीतियाँ कुछ हमारे लिए अच्छी हुई, अच्छी क्या, इनका सिर्फ लोगों को भ्रमित करने का उद्देश्य था, बाकी कुछ नहीं, ठीक। और इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के सुधार के नाम से भी जाना जाता है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। क्यों, क्योंकि मॉन्टेग्यू यहाँ पर सचिव थे और चेम्सफोर्ड यहाँ पर, मॉन्टेग्यू वायसराय थे और चेम्सफोर्ड यहाँ पर सचिव थे, ठीक। तो ये चीज़ें याद रखने वाली होती हैं, इन्हें अच्छे से ध्यान रखिएगा। ये देखिए अलग कलर में ही लिखा हुआ है मैंने पूरा, इसलिए। चलिए आगे चलते हैं। केंद्रीय और प्रांतीय सूची का निर्माण किया गया।
ठीक, क्या किया गया यहाँ पर? केंद्रीय और प्रांतीय सूची का निर्माण किया गया। केंद्रीय और प्रांतीय, जैसे जिसे हम कहते हैं केंद्र सूची, केंद्र की सारणी अलग और राज्य की अलग, इन चीज़ों का यहाँ से निर्माण किया गया। और प्रांतों में हस्तांतरित और आरक्षित विषय, हस्तांतरित और आरक्षित विषय दिए गए। प्रांतों में हस्तांतरित और आरक्षित मतलब कुछ आरक्षित होते हैं, कुछ विशेष चुने गए विषय हस्तांतरित, जिन्हें ऐसे ही सामान्य कार्यों के लिए दे दिया जाता है। ठीक, तो यहाँ से हमारे द्वैत शासन व्यवस्था की शुरुआत होती है। ये कई बार पूछा जाता है। और द्विसदनीय विधायिका की शुरुआत भी हमारी यहीं से होती है। ये दोनों पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से, और ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से। मैंने वैसे तो पूरा ही इम्पोर्टेंट लिया है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं वही लिए हैं, उसी के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, उनको मैं स्टार कर दे रहा हूँ। आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा, और चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक, बाकी आपको इसकी PDF टेलीग्राम पर उपलब्ध करा दी जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप लाइव सक्सेस सर्च करके टेलीग्राम पर पहुंच सकते हैं। वहां पर आपको हर तरह की जितनी भी क्लासें हमारी होती हैं, चाहे वो क्विज की क्लास हो, चाहे वो पॉलिटी की क्लास हो, या किसी और सब्जेक्ट की क्लास हो, सबकी PDF उपलब्ध करा दी जाएगी। बस ऐसा नहीं है जैसे ही क्लास ख़त्म हुई तुरंत उपलब्ध हो जाएगी, कुछ समय लगता है, उपलब्ध हो जाएगी। चलिए आगे चलते हैं। वायसराय की परिषद में 6 में से 3 भारतीय, जो वायसराय की परिषद थी 6 सदस्यों की थी। पहले इसमें 6 के 6 कौन थे? गोरे, मतलब ब्रिटिश। ठीक, अब यहाँ पर 3 सदस्यों को भारतीय कर दिया गया। ठीक, भारतीयों को शामिल कर लिया गया। नेक्स्ट, सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली का विस्तार सिख, ईसाई, आंग्ल भारतीयों तथा यूरोपियों पर भी लागू किया गया। सांप्रदायिक मतलब जो एक संप्रदाय के रूप में जो चुनाव होता था वो सभी पे इन्होंने लागू कर दिया, सिखों पर भी, ईसाइयों पर भी, आंग्ल भारतीयों पर भी और यूरोपियों पर भी। ठीक, देखिए यहाँ से ये कितनी बड़ी रणनीति खेल रहे हैं भारतीयों के साथ। नेक्स्ट, अधिनियम ने भारत में एक लोक सेवा आयोग का गठन का प्रावधान दिया। तो देखिए, लोक सेवा आयोग जिसे आप कहते हैं UPSC, ठीक, UPSC, यहाँ से ही उसके अधिनियम का प्रस्ताव का गठन प्रावधान क्या था? याद रखिएगा, 1919 से इसका जो है प्रस्ताव हुआ था। नेक्स्ट, अधिनियम द्वारा केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग किया गया। अब 1919 के जो हमारा अधिनियम था, इसी के द्वारा हमारा केंद्र और राज्य, इन दोनों का जो है बजट अलग अलग कर दिया गया। नहीं कि पहले केवल एक ही बजट पास होता था, उसी के थ्रू हमारे सारे कार्य होते थे। ठीक, चलते हैं आगे। उसके बाद आता हमारा साइमन कमीशन। साइमन कमीशन, इसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि ये साइमन कमीशन एक व्यक्ति था जो भारत आ रहा था। ठीक, भारत आ रहा था, और इसे आना 1930 में था, लेकिन ये बहुत जल्दी आ गया 1927 में। इसका नाम पड़ा इस रिपोर्ट का भारत साइमन कमीशन 1927। अब ये क्या क्या इसकी रणनीति थी? भारत में उत्तरदायी सरकार की प्रगति की दिशा में किए गए कार्यों की समीक्षा करने आया था ये। क्यों आया था ये? भारत में जो भी प्रगति के कार्य हुए या गवर्नमेंट ने किए, उनकी समीक्षा करने के लिए आयोग ने 1930 में रिपोर्ट प्रस्तुत की।
ये इतनी जल्दी आ गया। आयोग से इसने रिपोर्ट मांगी, लेकिन रिपोर्ट समय पर नहीं मिल पाई। 1930 में इनने रिपोर्ट प्रस्तुत की। और 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। इन्हें आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा, ठीक। उसी के बारे में चर्चा करने आया था। ये 3 गोलमेज सम्मेलन ऐसे हैं जिसमें तीन के तीन में किसने भाग लिया था? तो इन तीनों में भाग लिया था डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक। और किसने भाग नहीं लिया था? किसने किसी एक में ही भाग लिया था? तो वो थे हमारे कांग्रेस, जिसमें भाग लिया था गांधी जी ने। कौन से में? दूसरे गोलमेज सम्मेलन में, ठीक। अच्छी तरीके से याद कर लेना इन्हें। नेक्स्ट है, संवैधानिक सुधारों पर श्वेत पत्र तैयार किया गया। जो भी संवैधानिक सुधार हुए थे उनको एक श्वेत पत्र में लिखा गया। और वो श्वेत पत्र जो है क्या था? ये रिपोर्ट जो थी इसे ही श्वेत पत्र कहा गया था, ठीक। चलिए चलते हैं आगे। उसके बाद आता हमारा भारत शासन अधिनियम 1935। ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्यों? उसकी वजह भी हम आपको बताएंगे क्यों इम्पोर्टेंट है। क्योंकि यहीं से शुरुआत होती है शक्तियों के विभाजन की, ठीक। और शक्तियों के विभाजन की यहीं से शुरुआत होती है। और यहीं से द्विसदनीय विधायिका के सदस्यों की बढ़ोतरी होती है। भारतीय परिषद की समाप्ति भी होती है। रिजर्व बैंक की स्थापना भी होती है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और यहीं से हमारे आयोग की स्थापना होती है, जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं, UPSC और स्टेट PSC, ठीक। इन दोनों की शुरुआत इसी अधिनियम के द्वारा इनके आयोग की स्थापना की जाती है। इसलिए एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। 2015 में ही मेंस में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक। प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली तथा अखिल भारतीय संघ की स्थापना व द्वैत शासन प्रणाली की समाप्ति के बारे में व्याख्यात्मक हल कीजिए। अब देखिए, उन्होंने पूछा तो क्या? अखिल भारतीय संघ के बारे में और द्वैत शासन प्रणाली के बारे में, लेकिन वो डायरेक्ट कनेक्ट कहाँ से हो रहा है हमारा? किससे हो रहा है? 1935 के अधिनियम से। इसीलिए ही हमें हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। तो देखते हैं इसमें क्या हुआ। पूर्ण उत्तरदायी सरकार के गठन में एक मील का पत्थर साबित हुआ। ये जो था भारत का शासन अधिनियम 1935, ये पूरी तरह से उत्तरदायी सरकार का गठन करना था। और इसके लिए ये मील का पत्थर साबित हुआ, ठीक। जिसे मील का पत्थर जैसे शब्द यूज हुआ है, यहाँ पर हम मैग्ना कार्टा भी यूज कर सकते हैं। मैग्ना कार्टा, इस तरीके के शब्दों के लिए ही हम मैग्ना कार्टा वर्ड का भी यूज करते हैं। नेक्स्ट, 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां तैयार की गई। कितनी? 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां तैयार की गई। आप अभी भी देखते हैं आपके संविधान में कितनी अनुसूचियां? 12 अनुसूचियां हैं, ठीक। तो ये अनुसूचियों की शुरुआत जो होती है यहीं से होती है। नेक्स्ट, अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई। अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई, ठीक। 3 सूचियों में शक्तियों का विभाजन किया गया। पहले शक्तियां 2 सूचियों में विभाजित हुई थी, केंद्र और राज्य। यहाँ सर हमारी जो है तीसरी सूची भी बना दी गई, जिसे कहते हैं समवर्ती सूची। पहली सूची का नाम था संघ सूची, जिसमें 59 विषय थे। दूसरा प्रांतीय सूची, जिसमें 54 विषय थे। समवर्ती सूची, जिसमें 36 विषय थे। और इसके अतिरिक्त ये क्वेश्चन जो अभी मैं बताने जा रहा हूँ,
ये क्वेश्चन ठीक अभी 2019 के IAS एग्जाम में पूछा गया। ठीक, अच्छे से देख लीजिएगा, चाहे आप चेक भी कर सकते हैं कि उसमें क्वेश्चन था ऐसा एक ऐसा विषय जो संघ, प्रांतीय तथा समवर्ती सूची में नहीं आता, वह कहाँ स्थापित किया जाएगा, या राष्ट्रपति के द्वारा जारी की गई शक्तियाँ कहाँ स्थापित होती हैं, कहाँ मिलती हैं। तो ध्यान रखना, जो इन तीनों के अंडर में नहीं आता उसके लिए एक अलग से हमारी सूची है जिसे कहते हैं अवशिष्ट शक्तियाँ, जो हमारे वायसराय को प्राप्त थी। तो यहाँ से ही हमारी एक होती है अवशिष्ट सूची, उसी में इनकी शक्तियाँ रखी जाती हैं। चलिए आगे चलते हैं। प्रांतों में स्थापित द्वैत शासन को समाप्त कर दिया गया। अब से पहले प्रांतों में क्या था, द्वैत शासन था, उसको समाप्त कर दिया गया। वो केंद्र सरकार में लागू कर दिया गया। कहाँ लागू कर दिया गया, केंद्र सरकार में। अब देखिए यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट है 1919 में कहाँ पर लागू हुआ था, प्रांतों में। ठीक, और 1935 में केंद्र में। ठीक, कहाँ का समाप्त कर दिया, प्रांतों का समाप्त कर दिया और केंद्र में लागू कर दिया। यहाँ से हम कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार कि प्रांतों में लागू कर दिया, केंद्र में लागू कर दिया। तो याद रखना है 1935 में केंद्र में लागू हुआ द्वैत शासन, ठीक, और 1919 में प्रांतों में लागू हुआ। 1935 में प्रांतों का द्वैत शासन खत्म कर दिया गया। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे। 11 में से 6 सदस्यों में द्विसदनीय विधायिका बनाए, मतलब जो हमारी द्विसदनीय विधायिका थी उसमें 11 में से 6 सदस्य जो थे कौन थे, भारतीय थे। ठीक, नेक्स्ट, भारतीय परिषद समाप्त कर दी गई। अभी देखो पीछे हम पढ़ के आ रहे हैं 1861 में कि भारतीय परिषद के सदस्यों को समाप्ति कर दी गई, लेकिन परिषद समाप्त नहीं हुई थी। यहाँ से परिषद समाप्त कर दी गई, लेकिन सचिव का पद अभी भी समाप्त नहीं हुआ है, याद रखेंगे। वो जाकर समाप्त होता कब, 1947 के अधिनियम पर। ठीक, और रिजर्व बैंक की स्थापना की गई, जिसे कहते हैं आप RBI। अच्छे से याद रख लेना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, संघीय लोक सेवा आयोग के साथ साथ प्रांतीय लोक सेवा आयोग और संयुक्त लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। यहाँ से स्थापना होती है आपकी UPSC, SPSC। ठीक, इन चीज़ों को हम याद रखेंगे। यहाँ से ही हमारी शुरुआत होती है, कब से, 1935 से। ठीक, चलिए चलते हैं आगे। फिर आता है हमारा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इसके बीच में और भी प्रस्ताव आते हैं, उन्हें हम इतना महत्व नहीं देते। ठीक, और इसे ही जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 है, इसी को ही हम किसे माउंटबेटन योजना के नाम से भी जानते हैं। अच्छी तरीके से याद रखना। और इसे 3 जून प्रस्ताव के नाम से भी जानते हैं, कई नामों से जाना जाता है। क्यों जानते हैं, देखते हैं। 20 फरवरी 1947 को एटली की घोषणा। एटली कौन था, एटली एक व्यक्ति था जो वहाँ का इस समय 1947 में हमारे यहाँ पर कौन था, ब्रिटेन में एक PM सचिव था, उसने ये घोषणा की 3 जून 1947 को, और माउंटबेटन योजना के माध्यम से उसने बताया। क्या, इसीलिए इसे 3 जून योजना, माउंटबेटन योजना, भारत शासन अधिनियम 1947 के नाम से जानते हैं। अच्छे से याद रखना। ठीक, ब्रिटिश राज्य समाप्त
ब्रिटिश राज क्या हो गया, यहाँ से समाप्त हो गया। भारत का विभाजन, ये चीज़ यहाँ पर स्वीकार कर ली गई। दोनों डोमिनियन को अपना संविधान बनाने और अपनाने की शक्ति। दोनों डोमिनियन कौन? एक था हमारा इंडिया और एक हमारा पड़ोसी देश नल्ला पाकिस्तान। वो बहुत बराबरी करने की सोचता हमारी, पर हमारी बराबरी कभी कर नहीं सकता। जहाँ हम जाते हैं पीछे पीछे आ जाता है टॉमी की तरह। चलिए ठीक, तो इन्हें जो है दोनों को अपने अपने संविधान बनाना और अपना अपना संविधान बनाकर अपनी अपनी शक्तियों के लिए जो इन्हें यहाँ से आज़ादी मिल जाती है। और कुछ जो बच जाती हैं, ठीक, जो कुछ प्रांत बच जाते हैं जिन्हें रियायतें कहते हैं, उनकी अब वो स्वतंत्र थी, वो किसी में भी शामिल हो सकती थी अपनी मर्जी से या फिर स्वतंत्र रह सकती थी। ठीक, भारत सचिव का पद समाप्त। देखिए ये आया लिखा हुआ, भारत सचिव का पद यहाँ से होता है हमारा समाप्त। फिर भारतीय रियासतों पर से ब्रिटिश संप्रभुता की समाप्ति। यहाँ से देखो बिल्कुल हमारा भारत जो है, ठीक, तो यहाँ से हमारा भारत पूरी तरह से आज़ाद हो जाता है। कुछ रियायतें जो थी वहाँ पर रह जाता, जैसे गोवा वगैरह, जहाँ पर कि ब्रिटिश का शासन लेकिन कहीं नहीं रहता, ब्रिटिश से पूरी तरह से संप्रभु हो जाते हैं। ठीक है, चलिए धन्यवाद, थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। जुड़े रहें हमारे चैनल लाइफ सक्सेस के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करते समय घंटी को ज़रूर दबाएं, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। लाइक करना ना भूलें और जो भी आपका सजेशन है वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। हमें बड़ी खुशी मिलती है जब आप कमेंट करते हैं या अपनी राय देते हैं, जिससे हमारा हौसला बुलंद होता है। जितना ज़्यादा आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, हमारे उतना ज़्यादा हौसला बुलंद होगा और उतनी ही एनर्जी के साथ हम नई नई वीडियो आपके लिए फिर से लेकर आते रहेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।